हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको कक्षा 10, आप लोगों ने सही सुना, कक्षा 10 की पूरी मैथ्स और पूरा विज्ञान, 9 की भी पूरी मैथ और पूरा विज्ञान अपने इस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ाने वाला हूं। देश में पैनिक की स्थिति बनी है, चारों तरफ कोरोना है, सभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लोग पहले चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पहला चैप्टर क्लास 10th में है अपने पास, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। उसको शुरुआत करेंगे, फिर उससे आगे कंटिन्यू करते करते पूरे जितने 15 चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे आपको हफ्ता में 5-6 वीडियो मिलेगा। ये नहीं कि पूरे दिन ऐसे, मतलब कि हर दिन डेली वीडियो आएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन गैप भी हो जाए, वीडियो आपको मिलेगा। ये कंप्लीट है कि मतलब कि आप लोग पूरी मैथ कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है ना, हम लोग इसको अगर बात करें तो कक्षा 8 से ही पढ़ते चले आए हैं। कक्षा 8 में हम लोग पढ़े परिमेय संख्या, फिर आके जब पढ़े हम लोग 9 में पढ़े तो यहाँ नंबर सिस्टम में बताया गया हमें कि संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। फिर लास्ट में हम कक्षा 10 में आके पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 9 का रिवीजन करेंगे, 4-5 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इस टॉपिक पर। तो देखिए, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, पहला नंबर आप समझो संख्या क्या होता है। संख्या के बारे में देखेंगे हम लोग। आखिर संख्या क्या चीज है? नंबर। फिर हम देखेंगे अपने पास प्राकृतिक संख्या, जानना जरूरी है जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। फिर हम देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अपने पास पूर्ण संख्या के बाद आ जाएगा अपने पास इंटीजर यानी पूर्णांक, जिसकी बात करेंगे हम लोग पूर्णांक, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटीजर में। उसके बाद अपने पास आ जाता है पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सब यहाँ पर हम लिखते रहे हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसमें तुम्हें हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, दोनों साथ में लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पास क्या है, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या इसको तो बताएंगे आपको, जिससे हमारे चैप्टर की क्या होगी जी, शुरुआत होगी। देखो, ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनी है, पूरे ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनी है वो हमेशा 9 अक्षरों से मिलकर बनी होती है। अक्षर नहीं, अंक बोल सकते हैं, सॉरी, 9 अंकों से मिलकर बनी होती है। आप लोग 9 डिजिट जानते होंगे, ये 9 अंक है अपने पास। 0 अंक हैं, क्या क्या है जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने अंक हो गए जी, 9। ये पूरी की पूरी संख्या का निर्माण यही 9 अंक से हुआ है। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखे, चाहे जितनी छोटी से छोटी संख्या लिखे, यही 9 अंक आपको देखने के मिलेंगे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या में 9 अंक होगा, छोटी से छोटी संख्या में भी यही 9 अंक में से कोई 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा कोई लिखा होगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो सबसे जरूरत पड़ी हमारे पास संख्या। भाई हम संख्या जानते हैं, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से। क्या लिखेंगे जी, अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है। देखिए, हमें पता है, कुछ लोग को लग रहा होगा, आप लोग वीडियो को ना, कुछ लोग मालूम होगा, कुछ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं 2-4 मिनट, अगर आप लोग ये सब कुछ समझ में आ रहा है तब। ये जो संख्या है अंकों से मिलकर बनी होती है, इतना आपको समझ में आया। अब क्या हुआ ना, शुरू में जैसे हम तुमसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप किसी भी बच्चे से पूछिए, आसपास पड़ोस में किसी भी बच्चे से आपसे जाके पूछिए कि भैया गिनती सुनाओ, तो उठेगा, कहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी और से पूछो, वो भी कहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी हम तुमसे ये कह रहे हैं या फिर आप लोगों से कह रहे हैं, ये समझिए जो प्राकृतिक संख्या है ना, एक काउंटिंग संख्या है एक्चुअली में। क्या जी, जो गिनती में यूज करते हैं हम लोग,
गिनती मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोच रहे हो 11 12 13 ये सब आ जाएगा, अनलिमिटेड। अगर हम बोले तो यहाँ होता है इनफाइनाइट, अनंत। क्या बोल सकते हैं? अनंत बोल सकते हैं। संख्या का कोई अंत है नहीं है भैया। अरे हम कहते 10 लाख, 10 लाख का आगे भी होता है ना, 20 लाख होता है कि नहीं होता है, 30 लाख के आगे 40 लाख, 40 लाख के आगे 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। इस संख्या का कभी अंत नहीं है। यानी प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो हमें प्रकृति से मिली होती है, ये प्रकृति से मिली है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। लिख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी यानी अनंत। यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम जीरो नहीं लिखे हैं, इस चीज़ को याद रखना, जीरो इसमें नहीं आएगा। अगर जीरो इंक्लूड कर लेंगे ना तब दिक्कत में आ जाएंगे भैया, तब वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। जीरो अगर हम लोग लिख लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या रही नहीं जाएगी। यहाँ हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे। क्या हुई, जब स्टार्ट हुआ ना तो मैथ में धीरे धीरे समझ बनाने के लिए भाई जीरो का होना बहुत जरूरी है, जीरो का होना बहुत जरूरी है। तो जीरो साथ में ऐड कर लिया गया। जब जीरो ऐड कर लिया गया तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। अब देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन का 6 9 में था, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कथन कह रहा था कि भाई सत्य असत्य छांटिए। कह रहा था क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ इन्फिनिटी तक चला गया। इधर भी तो 1 है, यानी ये पूरा का पूरा इसमें बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है ना? पूरा बैठ रहा है। लेकिन क्या ये पूरा इसमें बैठेगा? नहीं बैठेगा भैया, जीरो ऐड ही नहीं होगा इसमें, जीरो यहाँ एडजस्टमेंट करेगा ही नहीं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, 100% ट्रू है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो इसमें है ही नहीं। ऐसा समझे? ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे मैथ में अच्छी पकड़ बनाने के लिए क्या वो इंटीजर यानी पूर्णांक की खोज हुई। भैया हर जगह प्लस हो रहा था, कहीं घाटा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। यानी धीरे धीरे क्या हुई जी, निगेटिव की खोज हुई, यानी ऋणात्मक संख्याओं की भी खोज हो गई। तब इस इंटीजर को हम लोग यानी पूर्णांक को हम लोग डिफाइन कर दिए। भाई पूर्णांक की खोज हुई, इधर जो प्लस वाली संख्या थी, जैसे इधर 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। इधर इसके ऋणात्मक संख्याएं भी खोजी गई। यानी यहाँ इधर हम लिख दे रहे हैं -1 -2 -3 -4, फिर उसके आगे इधर हम लिख दे रहे हैं यहाँ डैश 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 इन्फिनिटी तक। यानी इधर ऋणात्मक संख्या, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा जी। जरा हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको, इस चीज को समझना। ये जो पूर्णांक है ना, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर पास आ गया जी -5, ये आ गया डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटी। ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पूर्णांक अपना है, पूर्णांक इधर हम लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, इसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए शायद इतना समझ में आ गया होगा। ये तो पूरे प्लस का हो गया। यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ से इसको लगा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है जी अपने पास? इंटीजर यानी पूर्णांक है। ये 0 हो गया। अब इधर वाले जितने होंगे, किधर वाले भैया? इधर वाले जितने भी होंगे, इसको भी परिमेय संख्या को हम हटा रहे हैं। इधर वाले जितने भी होंगे इसको हम बोलेंगे भैया ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाएगा जी? ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाले जितने भी हैं इसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और ये जो बीच में है शून्य, इसको हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक। क्या बोला जाता है जी? शून्य पूर्णांक। 0 इंटीजर। ये तो हो गया आपके पास पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक के आगे हम चलेंगे परिमेय संख्या। ये अपने पास है ना, यहाँ टॉपिक जो डाले थे हम, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखो प्लस की खोज हुई, माइनस की खोज हुई। अब ऐसा है, जैसे देखो ये समझो कि अपने पास है, मान लीजिए 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपये दिखाना पड़ेगा ना। 5.5 रुपया है, 5.5 रुपये का दिखाना पड़ेगा ना।
₹50 है तो भाई एकदम चलो यहाँ 50 ले आकर रख दो भैया, यहाँ 50 है कहीं, उसको हम ले आकर रख दिए। अब बोलते भैया ₹50.50 है तब, ₹50.5 है तब, भाई इसको हमें भिन्न की भी जरूरत पड़ गई। इसे समझो कि उसको अंश और हर में दिखाने की जरूरत पड़ गई, यानी P/Q के रूप में लिखी गई संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे समझो कि भैया जब जरूरत पड़ेगी तभी खोजी जाएंगे, बिना जरूरत के कुछ भी नहीं होता। जैसे होता है ना कि जरूरत पड़ेगी तभी हर चीज़ की वैल्यू होती है, बिना जरूरत के कुछ नहीं वैल्यू होती है। वैसे इसमें भी है भाई, जब जरूरत पड़ी हमें, मान लीजिए हम तुमसे कहे चलो भैया ये हमारे पास 4 मार्कर है, बिल्कुल सही, 4 मार्कर है, यहाँ से उठाए, यहाँ वैल्यू अपने पास 4 है, 4 रख दिए। अब कहते भैया 4 मार्कर और है और एक हम तोड़ के आधा ले लिए तो 4.5 मार्कर हुआ ना, और उसको भी तो दिखाना पड़ेगा हमें, इसीलिए परिमेय संख्या खोजी गई। समझिए, परिमेय संख्या इसीलिए खोजी गई। तो यहाँ हम लिखेंगे परिमेय संख्या, हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें हम स्किप कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, जो आप लोगों की काम की चीज़ें नहीं, इसको नोट कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो देख लेना, समझ लेना, बस हो गया। नोट मत करो, नोट करने वाली जो चीज़ें होंगी वो तो हम खुद ही बताएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखी गई संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहा जाता है जी, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब ये परिमेय संख्या में जो कह रहा है ना, Q क्या है जी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझिएगा, Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और P और Q, P एंड Q दोनों क्या है जी, इंटीजर्स यानी पूर्णांक है। P और Q दोनों क्या है जी, पूर्णांक होने चाहिए, यानी माइनस के भी हो सकते हैं, -3/5। अब भाई एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ इसके अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में इसके क्या हो सकता है, चलो 7/2 P/Q के रूप में लिखी गई, बिल्कुल सही है। 5/3 लिखी गई, बिल्कुल सही है। -3/7 लिखी गई, सही है। भैया हम तुम्हें बता रहे हैं P/Q के रूप में लिखी गई संख्या, पहले देखो अंश और हर में, या फिर P/Q के रूप में लिखी गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये माइनस के भी तो हो सकता है ना, माइनस का भी हो सकता है ना। तुम्हें क्या बता रहे हैं, जो P और Q है पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो दोनों प्लस माइनस के दोनों तो हो सकते हैं, पूर्णांक माइनस का भी होता है ना, तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे जी, आ सकते हैं। अब तुम्हारे सामने आ जाता है 22/7, 22/7 परिमेय है क्या, परिमेय है, परिमेय है। लेकिन पाई अपरिमेय है, पाई क्या है जी, अपरिमेय है। अब कहोगे भैया पाई बराबर होता है 22/7, तब कैसे वो अपरिमेय हो गया और पाई अपरिमेय कैसे हो गया। इसका भी लॉजिक है, जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 22/7 नहीं होता है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। ये तो हम लोग नियर अबाउट में ले लिए हैं, लगभग में ले लिए हैं, बाकी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। इसलिए पाई क्या है जी, अपने पास अपरिमेय संख्या है। इतना समझ में आया। अब आगे चले। अब देखो आ रहे हैं हम अपने चैप्टर पर, और इसी की शुरुआत, यहीं से अपना हमारे चैप्टर की क्या हो रही है जी, शुरुआत हो रही है। अब समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर रेखा पे या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। बड़ी दिक्कत, नंबर लाइन किसे कहते हैं, जिन पे संख्या रेखा, जिन पे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करें, प्रदर्शित करते हैं, उस रेखा को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। ये सभी लोग जानते हो, यहाँ 0 होगा, माइनस होगा, इधर प्लस होंगे ना, इधर प्लस होंगे, इधर क्या होंगे जी, माइनस होंगे। अब इस पे हम लोग संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी संख्याएं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, भैया वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वो क्या है जी, वास्तविक संख्याएं हैं। या फिर हम तुमसे कहते हैं कि जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिला के बना दो, वास्तविक संख्या कहते हैं उसे। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाएगा। सीधे इसकी सिंपल डेफिनेशन याद रखो, जितनी भी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है जी, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे चैप्टर की एकदम सही से शुरुआत हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है।
मान लो, समझो सिंपल सा इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास हम कह दें चलो भैया ये 24 है, भाग दे रहे हैं 7 का। दूसरा अपने पास है 28, भाग दे रहे हैं 4 का। तीसरा अपने पास है 25, भाग दे रहे हैं 3 का। चौथा अपने पास है 11, भाग दे रहे हैं इसमें 10, यानी 10 में 11 का भाग दे रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान देना, अगर हम भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 3 21, 3 बार जाएगा, यहाँ जाएगा 21, घटाएंगे तो अपने पास शेषफल कितना आ जाएगा जी, 3 3 आएगा ना। इसमें भाग देंगे 4 7 28, यानी पूरा हो जाएगा 28, घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, 0। अगर इसमें हम भाग देंगे 3 का तो 3 8 24, यहाँ हो जाएगा 24, भाग देंगे, यहाँ घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी, 1। यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ लोग सोच रहे 11 में 10 का भाग ही नहीं जाएगा, इसको दशमलव में ले जा सकते हैं, लेकिन हम दशमलव में काहे करेंगे, हमें तो सीखना है, तो दशमलव नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग 0 बार ले जाएंगे। जब 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 0 0 आएगा भैया। 11 का पहला 0 में पढ़ेंगे, 0 बार तो जाएगा, 0 पढ़ेंगे तो 0 तो आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, घटाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया जी, ये आर है, आर लिख दे रहे हैं। आर का मतलब समझ रहे हो, शेषफल। क्या हो रहा है जी, शेषफल, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 3 है। अगर हम आपसे कहें कि देखिए ये समझिए, ये अपने पास क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। आप लोग मैथमेटिकली में जानते हो ना, इसको बोला जाता है भाज्य। ये जिससे भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोला जाता है जी, भाजक। और जो अपने पास रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी जो संख्या नीचे आके बचती है उसको बोला जाता है शेषफल, इसको बोला जाता है भागफल। इतना सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम लोग ये बोलते हैं। अब हाँ, अब हम आपसे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यही 24 ले आना है, तो क्या इसी 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ ऐसे लिखेंगे 24 बराबर हो जाएगा 7 × 3 + 1। बिल्कुल नहीं समझ में आया। देखो 7 3 21, यहाँ 3 बचा ना, सॉरी यहाँ 3 है, अब सही है। यहाँ हो जाएगा 7 × 3 + 3। देखो 24, 7 3 21, 21 3 24, 24 मिल गया। कुछ नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, यहाँ देखो इसी 28 को हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 × 7 प्लस यहाँ कितना बचा है 0, 4 7 28, फिर से 28 मिल गया। फिर से नहीं समझ में। यहाँ देखो, यहाँ अपने पास है 25, इसी 25 को हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 में 8 का गुणा कराओ और जितना शेष बच रहा है उतना लिख दो, जोड़ दो। 8 3 24, 24 1 25। समझ में आया इतना। अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ से अगर हमें 11 प्राप्त करना है, यहाँ से हमें 10 प्राप्त करना है, तो 10 में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 10 बराबर क्या हो जाएगा जी अपने पास 11 × 0। भाग कितने से दिए हैं, 11 से दिया ना, और प्लस का क्या हो जाएगा जी 10, रिमाइंडर 10 बचा ना इसमें। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे भैया, भाज्य। बराबर हो जाएगा भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, अब प्लस का क्या हो जाएगा जी शेषफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सभी को लिख सकते हैं। अब भाज्य को हम लोग कोई संख्या मान ले रहे हैं, ए मान सकते हैं ना, कोई संख्या, कोई पूर्णांक होगा भैया, ए मान ले रहे हैं, यहाँ मान ले रहे हैं ए। अब भाजक को हम लोग डिवाइड, जिससे भाग देते हैं उसको बी मान ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, उसको बी मान ले रहे हैं, मान लो, इनटू जो ये भागफल होता है ना, इसको कोसेंट बोला जाता है इंग्लिश में, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू मान ले रहे हैं। और प्लस का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या, समझो। ये तो सभी लोग क्या कह रहे भैया तुम जानते हैं, बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं इसको, कोई हुआ वाली चीज नहीं है। ए बराबर BQ + R, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़िया, जिसको हम बोलते हैं मैथ की भाषा में बढ़िया से लिख दें, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, धनात्मक पूर्णांक विशेष ध्यान देना, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है ना, सबको आपको समझना है ध्यान से। ये क्या कर रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए दोनों, A और B, बात सही है। देखो यहाँ 7 24 दोनों धनात्मक है, कोई दिक्कत ना हो। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब समझते हो, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, माइनस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, Q और R विद्यमान है कि A बराबर
बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज और देखना, यहाँ देखो ए जो है अपने पास 3 कभी 7 से बड़ा आ सकता है, यानी हम कहें कि शेषफल कभी भाजक से बड़ा आ सकता है। आप कहेंगे बेवकूफ बना रहे हो, कभी आएगा नहीं। अगर मान लो यहाँ 8 शेषफल कभी आ सकता है, सोचो पहले, 8 आएगा? अरे कभी नहीं आ सकता भैया। अगर 8 शेषफल आता तो एक बार और नहीं ले जाते? 8 जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। 24 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 7 यहाँ 7 चौक 28, 4 बार लेके चले जाते। कभी 8 आएगा? नहीं आएगा। शेषफल 0 आएगा? यहाँ आया है शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल 1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। क्या होगा? शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे जहां, यहां लिख देना बढ़िया से, जहां r का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। बराबर के लिए लिख देना, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा। 3 आया है, 1 आया है, 10 आया है, तो 0 से बड़ा ही तो है, 0 से बड़ा ही तो है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन छोटा होगा हमेशा किससे जी? हमेशा छोटा होगा b से। b से मतलब जिससे हम लोग भाग मतलब जिससे हम लोग भाजक से, ऐसे समझो, जिससे हम भागते रहे उससे हमेशा छोटा होगा। ये समझो कि यहाँ 7, ये अपने पास 7 है भाजक, कभी शेषफल 8 आ सकता है? नहीं आ सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ अपने पास भाजक है 4, तो कभी शेषफल आ जाएगा? बोल दो 5 आ गया शेषफल, 4 का भाग दिया 28 में 5 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ 5 जोड़ दो शेषफल आ जाएगा। अगर 5 अगर आ रहा है तो जोड़ेंगे भैया, 5 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, 28 5 कितना हो जाएगा? 33। एक बार नहीं चला जाएगा? 4 7 28, 4 8 32, 8 बार चला जाएगा, 7 बार कहा जाएगा, एक बार और चला जाएगा, शेषफल तो एक ही आ जाएगा फिर से। सोचो, यानी हम कह रहे हैं कि शेषफल कभी भी, ये जो होगा ना, आर का मान कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, बी से बड़ा नहीं होगा। बी मतलब समझ रहे हो? भाजक से बड़ा नहीं होगा। और क्या होगा जी? हमेशा बराबर होगा। ये हमेशा बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हर एक कंडीशन में बी से क्या होगा जी? छोटे होगा 100%। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, कल से इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक परिचय था कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या होता है, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा। कल से हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर हैं। एक चीज़ और है, इस जो वीडियो में, यानी इस चैप्टर को फिनिश करने में हमें लग सकता है 8 से 10 वीडियो बन जाए, हो सकता है 12 15 भी हो जाए, लेकिन पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, बहुत विधिवत से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए चीज़ें चल रही हैं। विज्ञान भी चलेगा, हफ्ता में 1-2 वीडियो विज्ञान का भी आपको मिलता रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू होगी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी है धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई से दूर मत भागिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।